घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 इयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। रूसी हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी जैसे ही कीव पहुंचे तो दुनिया भर की मीडिया पीएम मोदी की तस्वीरें खींचने के लिए कूद पड़ी। यूक्रेन में रहने वाले भारतीय पीएम मोदी की झलक देखने के लिए बेचैन हो गए। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि पीएम मोदी इस जंग को रुकवा सकते हैं। पोलैंड ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि हमें 25,000 इंडियन डॉक्टर चाहिए जो वहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। इंडिया को वो एज ए कॉन्फिडेंट नेशन देख रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो हर रोज अपनी जो स्पेस है उसको कवर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम जो है ना वो एक अब ताकतवर मुल्क। बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से इवन इंडिया से भी रेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। आप इस बात को मान रहे हैं कि हमने उनकी इंडियंस की मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं? बेसिकली यही हो रहा है। पढ़ा रहे हैं, वो बहुत आगे हैं, मेडिकल में हमसे बहुत आगे हैं। उन्हीं के टीचर से पढ़े, मैंने उनकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। इंडियन दुश्मन मानते हैं उन्हें? मैं बिल्कुल दुश्मन, हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े हैं। खुद लोग बुरे हैं, हमारी सोचें बुरी हैं। कहने का मकसद तो ये, लेकिन देखें मैं इस पे बहुत लर्जा आ गया मुझे कि ये क्या, हम कहाँ जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ट्रेन से यूक्रेन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला इस समय कीव की सड़कों पर नजर आया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंच चुके हैं। इंडिया का जो एक सिटी है जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर, वो आईटी में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है, बेंगलोर। और आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। सर इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुखड़ गई है। इंटरनेट बंद करके वो भी सुखाड़ दिया है। के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यूक्रेन पहुंच रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया जो है उसने चाइना को क्रॉस कर दिया, सरपास कर दिया है एज ए रशियाज टॉप ऑयल बायर। शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे मुल्क में नेट नहीं है। पहले तो चलो लाइट नहीं थी, अब नेट भी नहीं है। गैस तो है ही नहीं है। गैस तो है ही नहीं। पानी कहाँ है? तो क्या है इस मुल्क में? बस चांद पे रह रहे हैं। हाँ जी, चांद पे ऑलमोस्ट रह रहे हैं। उनको हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है। पैसा लगाना पड़ता है चांद पे जाने के लिए, और हमें कोई जरूरत नहीं। हमने झंडे पे चांद लगाया, हाँ जी, और अब जमीन पे चांद बना रहे हैं। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका है। हर चीज को आप उससे जोड़ सकते हैं। हमने जो सियासी बातें की है मिसाल के तौर पर, उसको आप पाकिस्तान के यूथ बल्ज से जोड़ सकते हैं। खुद ही मर जाना है। और बेसिकली बात ठीक है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, हम लोग महंगाई से मर रहे हैं, हमने उनसे क्या मुकाबला करना है? तो मेरा उल्टा हम अपने मरीज भी, तो आप डॉक्टर कुछ आपसे नहीं होता, आप इंडिया भी जो आते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट जो हो रहा है वो इंडियन डॉक्टर्स यहाँ पर आ करते हैं, ठीक है। बुरे हैं, हमारी सोचें बुरी हैं। कहने का मकसद तो ये, लेकिन देखें मैं इस पे बहुत लर्जा आ गया मुझे कि ये क्या, हम कहाँ जा रहे हैं। बहसीते इंसान हम कैसे इंसान हैं, हम बहसीते हिंदू कैसे अच्छे हिंदू हैं, हम बहसीते मुसलमान कैसे अपने आप को अच्छा मुसलमान कह सकते हैं, जैसे सिख किस तरह कह सकते हैं अपने आप को, जब हमारे अमाल ऐसे हैं, हम कर ये रहे हैं कि कोई खातून जो है सड़क पे जाती हमसे महफूज नहीं है। हम तो जानवरों से भी अबतर हो चुके हैं मेरे ख्याल में। ये तो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमें सोचना होगा कि हम कहाँ जा। मैंने शायद कहा था कि मैं 1947 के दुखों पे बड़ा परेशान हूँ, इस चीज पे कि जो कुछ हुआ है उसमें क्यों हुआ ऐसे। और मैं यही बार बार ये कहता हूँ कि बांग्लादेश पे भी दुख यही था। मैंने बल्कि ट्वीट की थी कि खुदारा 1947 को रिपीट ना करो, फेथ बेस किसी के साथ ऐसे मत करो। हिंदू तुम्हारा हिस्सा है यार, रिलीजन उनका पर्सनल मैटर है। डोंट इस तरह तो ना करो। इंसानियत इस तरह बिल्कुल तकाजा नहीं करती, और किसी भी रिलीजन को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता किसी दूसरे इंसान को दुख पहुंचा के। लेकिन इस पे काफी मैं देखा है, काफी अफसोस है। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त अगर देखा जाए तो कई और मसाइल हैं इस वक्त। IMF की भी कुछ खबरें जो हैं वो भी सुना बैकफुट पे जा रहे हैं, कुछ मुआशी प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। उन्होंने लिस्ट में नाम ही नहीं रखा है। ये कहा जा रहा है कि जो 7 बिलियन मिलने थे वो फिलहाल इनको नहीं मिलेंगे। वो भी, उसका भी इश्यूज चल रहे हैं। और दूसरा जो इस वक्त जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जिनको अरेस्ट किया गया है, वो सुना है कि बड़े इंकशाफात कर रहे हैं इस वक्त। खान साहब को सबसे ज्यादा जो उनको डर खौफ है कि उनके ट्रायल जो है वो मिलिट्री ट्रायल होगा। अल्टीमेटली मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमले होंगे तो मिलिट्री ट्रायल तो होगा।
और फिर जब उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, अब बार बार आज की जो खबर आपकी चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम खान साहब ने रिक्वेस्ट की है कि मेरा ट्रायल जो है वो ओपन किया जाए। उनके रिक्वेस्ट के बारे में जवाब दिया, उनकी तसल्ली रखें, आपका ओपन ही होगा। अब उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, उनके पास कॉल्स मौजूद हैं, उनके पास जियो फेंसिंग मौजूद है। वो लोग सारी कौम के सामने रखेंगे कि, बल्कि इस स्टेटमेंट भी उन्होंने कहा हमने कौम के सामने रखेंगे कि आपके चेयरमैन साहब जो है वो किस तरीके से क्या क्या करते रहे, क्या क्या करवाते रहे। तो इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द वेरी डीप क्राइसिस पॉलिटिकल, लेकिन जिस तरीके से स्लोली ग्रेजुअल मेरा ख्याल अच्छी डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं वो। जनरल फैज हमीद का अरेस्ट होना और उसको करार वाकई सजा देना, ये भी डिफाइन करेगा कि आपकी अगली डायरेक्शन क्या होगी, आप किस साइड पे जाएंगे। करप्शन पे अभी तक क्रैकडाउन नहीं हुआ। सुना है कि जनरल फैज हमीद साहब ने बहुत बड़ा मेंशन कुछ 600 कनाल का पता नहीं कितने का बनाया था, जिसमें करोड़ों अरबों के हिसाब से कराकरी और दूसरी चीजें रखी गई थी। उनके बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया कि उसका क्या फ्यूचर होगा। मेरे ख्याल में उसका भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये कि अभी तक उसके बारे में नहीं बातें हुई। मगर सर पाकिस्तान कोई भी जो इंटरनेशनल अगर हम देखते हैं, नेशनली अगर हम देखें तो कोई भी लीडर पाकिस्तान आना नहीं चाह रहा। भारत को हमने देखा कि उन्होंने जापान में बात की, डायलॉग जो 2+2 डायलॉग हुए वो हुए हैं। अभी पोलैंड गए मोदी जी, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई कंट्री का किसी किस्म का लीडर नहीं देखा। आएंगे क्यों? आना चाहिए भी नहीं उनको। उसकी वजह ये है आरजू के जो भी आपके आता है आप पैसे मांग लेते हैं उनसे। देखिए ना, भारत ने सबसे पहले उनका एक स्लोगन, उनका एक टारगेट था स्ट्रेटेजिक अनाटमी, उन्होंने स्ट्रेटेजिक अटानमी। तो उसको अचीव करने के लिए उन्हें पता था सबसे पहले तो फाइनेंशियल उन्होंने अपने कवर किए। इस वक्त दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द रीजन फाइनेंस वाइज। और फिर वो अपनी मर्जी से, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है स्ट्रेटेजिक अटानमी की, कि उन्होंने रशिया से तेल लिया जबकि अमेरिका और दूसरा वेस्ट जो था इसके खिलाफ था। अब उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लिए। आज भी वो नेशनल इंटरेस्ट को बेस सामने रख के वो डिसीजन ले रहे हैं। पोलैंड के, मैं जब अभी मोदी साहब पोलैंड गए, मैं हैरान हूं, वहां पे तकरीबन 25-30 हजार इंडियन आबाद है वहां पे। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। बल्कि डायस्पोरा नहीं, उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे IT रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। और पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर भी है, लेकिन यूक्रेन को असला भी नहीं देता वो। लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। लेकिन आपके किसी भी लीडर, किसी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज नहीं निकला आज तक के आपके ग्रास रूट इश्यूज क्या है। 3 करोड़ बच्चा तो आपका स्कूल ही नहीं जा रहा, तो आप तरक्की किस तरह करेंगे? प्रेसिडेंट क्यों आए वहां पे? भी जो आता है आप कपड़े उतार लेते हैं उसके, आप उससे मांगना शुरू हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं। क्यों आएंगे वो? आपके वज़ीर आज़म सब खुद कहते हैं मेरी ना कॉल उठाता है, मैं जहां जाता हूँ खराज मांगता फिर भाई। लंदन में जो आपने प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कई दफा कह चुके हैं, आपका 150 बिलियन बाहर पड़ा, वो ऐसे तो नहीं चला गया ना। आप लूट रहे हैं, मुसलसल लूट रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं। आपके जितने इस वक्त डिसीजन मेकर हैं उनके तो बच्चे सब के सब बाहर हैं। वो तो अपने टैची अपने पैक करके सोते हैं।